हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पायनियर एजुकेशन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 5 से बिलोंग करता है, तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। आप सौर मंडल में जानते हैं कि 7 अन्य ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन व्याप्त है, मौजूद है। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है जीवन के आधारभूत तत्वों की मौजूदगी। पहला भूमि, दूसरा जल, तीसरा वायु। ये 3 आधारभूत तत्व हैं जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। अब इनके स्रोत कौन कौन से वो देख लेते हैं। सबसे पहले भूमंडल, यह पृथ्वी का ठोस भाग है। दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल। अब जलमंडल के अंतर्गत सारे जल निकाय हैं, जिसके अंतर्गत नदियां आएंगी, झीलें आएंगी, तालाबें आएंगी, सागर, महासागर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और वायुमंडल है पृथ्वी की सतह, जो इन गैसों की परतों से घिरी हुई होती है, उसे हम नाम देते हैं वायुमंडल। अब ये तीनों मंडल पृथ्वी की सतह पर मिलते हैं और एक सीमित क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं जीवमंडल का। अब मैं आपको बताता हूं, 2 और ये 3। ये पहला मंडल ज से जलमंडल, दूसरा भू से भूमंडल और तीसरा वा से वायुमंडल। अब इन तीनों में एक साझा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे हम नाम देते हैं जीव मंडल का। यह वह सीमित क्षेत्र है जहां पर जीवन है, मौजूद है। ठीक, अब हम क्रमिक रूप से हर मंडल की विस्तृत जानकारी लेते हैं, उसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला भूमंडल के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, यह पृथ्वी का ठोस भाग है। इसका निर्माण कैसे कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि किन तत्वों से मिलकर इसका निर्माण होता है। एक होती है मिट्टी की पतली परत, दूसरा भूपर्पटी की चट्टानें। इन दोनों को मिलाकर इस भूमंडल का निर्माण होता है। अब ये मिट्टी की पतली परत ही जो जीव हैं उनको पोषक तत्व की आपूर्ति करती है। अब ये पृथ्वी की सतह है, 2 भागों में बढ़ती है, वो मैं आपको दिखाता हूं। पहला महाद्वीप, दूसरा महासागरीय बेसिन। महाद्वीप स्थलखंड के भाग हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे स्थलखंड क्या है, महाद्वीप हैं। और बाकी जो बची हुई नीला क्षेत्र है, महासागरीय बेसिन के अंतर्गत आता है। अब हम महाद्वीप के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। महाद्वीप, तो हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीपों की मौजूदगी है, जिन्हें हम देखते हैं। पहला सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ये रहा एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब पूरे कुल स्थल मंडल के क्षेत्र का ये 1/3 भाग एशिया महाद्वीप कंटेन करता है। ये कितना है, 1/3 भाग। और हम इसके लोकेशन को देखते हैं कि ये मौजूद कहाँ है। ये रहा 0 मीटर का, ये 0 डिग्री है। और यहां से भारत के क्षेत्र से गुजरने वाली एक कर्क रेखा है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारा एशिया महाद्वीप है
वो पूर्णतः क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और दूसरा आपने पढ़ा होगा 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के बारे में, तो यहां से पूर्व की ओर है, तो ये है पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में है। क्या मैंने बताया? मैंने आपको बताया एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, 1/3 क्षेत्रफल है पूरे स्थलखंड का, और इससे गुजरने वाली रेखा आपको दिखाई दे रही होगी, ये है कर्क रेखा। अब यहां ये रहा रसिया का क्षेत्र, यहां यूराल पर्वत है, ये यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, ठीक है। और जिसे रसिया का कुछ क्षेत्र यूरोप में आता है और कुछ एशिया में, तो इन दोनों को मिलाकर जो नाम दिया जाता है वो है एशिया का, और यूरोप के मिलाकर नाम दिया जाता है यूरेशिया, ठीक है। हमने एशिया महाद्वीप के बारे में जानकारी सब ले ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप, तो ये एशिया महाद्वीप की अपेक्षाकृत आपको छोटा दिखाई देगा, ये रहा इसका क्षेत्र, यूराल से बट रहा था, ये है यूरोप का क्षेत्र। ये कहां है, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, उत्तरी पूर्णतः क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा यहां से जो रेखा गुजरती है वो है, उसका नाम है आर्कटिक वृत्त या उत्तर ध्रुवीय वृत्त, आर्कटिक और उत्तर ध्रुवीय वृत्त यहां से गुजरती है। और एक और चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, ठीक है। अब हम अगले महाद्वीप की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी पहला एशिया हो गया, दूसरा हमारा हो गया अफ्रीका महाद्वीप। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि विषुवत रेखा यहाँ से गुजर रही है अफ्रीका महाद्वीप से, और इसका जो अधिकांश क्षेत्रफल है वो उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन जो एक खासियत इसकी है कि ये इससे कर्क रेखा ये हो गई, ये हो गया आपका विषुवत रेखा, और ये हो गई मकर रेखा, यानी अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। अब आपने सहारा मरुस्थल का नाम सुना होगा, विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है, वो किस महाद्वीप में मौजूद है, तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में मौजूद है। तो ये जितना क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र है सहारा मरुस्थल का, ठीक है। अब एक और जो चीज है, इसकी विशेषता हम देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे लंबी नदी, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी, नील नदी। नील नदी जिस महाद्वीप में मौजूद है, जिस महाद्वीप से गुजरती है, बहती है, उसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। अब ये आपको चारों तरफ से समुद्र से घिरा दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए जल का क्षेत्र है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। इसका बेहतर अवलोकन हम करेंगे अगले फिगर से, ठीक, इसको देख लेते हैं। ये रहा, ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। तो इस पूरे स्थलखंड को जो नाम दिया जाता है वो है अमेरिका। इसे दो भागों में बांटा गया है। अब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जिस संधि से अलग हो रही है, उसका नाम है पनामा स्थल संधि। क्या नाम है इसका? पनामा स्थल संधि। ये आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही सकरा भाग, यानी पतला भाग है जो इन दोनों महाद्वीपों को अलग बांट रहा है। तो स्थल संधि होता क्या है? यह क्या है? एक सकरा भाग है जो दो स्थलीय खंडों को अलग करता है। आपको दिख रहा होगा ये दो, एक स्थल खंड यहाँ हो गया, एक स्थल खंड यहाँ हो गया। अब दोनों क्या कर रहा है? ये स्थल संधि जोड़ रहा है। सॉरी मैंने बोला
काटने अलग करता है, ये कर रहा है जोड़ रहा है स्थल संधि। तब हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका कहाँ मौजूद है? मैंने आपको दिखाया था ग्रीनविच रेखा के बारे में, ये यहाँ से पश्चिमी गोलार्ध की ओर है। अब ये जिस देखिए ये कहां से पानी से चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, ठीक है। अब अगला हमारा जो महाद्वीप है उसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। ये मौजूद है, अधिकांश जो इसका भाग मौजूद है वो दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद है, ठीक। दूसरा जिसकी विशेषता है, यहां विश्व की सबसे बड़ी नदी पाई जाती है जिसका नाम है अमेजन नदी। तो हमें डिफरेंस करना है, कंफ्यूज नहीं होना है नील नदी और अमेजन नदी के बीच में। तो नील नदी सबसे लंबी नदी है और अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। अब आपको एक और चीज यहां दिखाई देगी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है एंडीज। अब हमारे भारत और नेपाल के पास जो नेपाल में पड़ता है पर्वत जिसका नाम है हिमालय पर्वत, वो क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है और ये पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो इन दोनों में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला महाद्वीप है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह इन सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है और दूसरा इस चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और स्थल खंड से कहीं इसका कोई जुड़ाव नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप। और दूसरी बात, ये मैंने आपको रेखा खींच के बताई थी 0 डिग्री से, ये आपको दक्षिणी में दिखाई दे रहा होगा। यहां से गुजरने वाली जो रेखा है मकर रेखा, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद है और दूसरा पूर्वी साइड में, पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला महाद्वीप है उसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप ये मौजूद है, ये रहा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। कहां मौजूद है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। दूसरा आपको दक्षिणी ध्रुव है, ये इसके मध्य में है, दक्षिणी ध्रुव। इन सभी महाद्वीपों पे आपको मानवों का आवास मिल जाएगा, लेकिन ये मानव से रहित आवास है, यानी मानव की यहाँ मौजूदगी नहीं है, यहाँ मानव नहीं रहते। और उसका आपको कलर भी है डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा, ये व्हाइट आपको दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बर्फ की मोटी परतें हैं वो जमी रहती हैं। यहाँ पर सभी देश अपने अपने शोध केंद्र स्थापित करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, सूर्य की किरणें हैं उनका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ओजोन लेयर, उसके संदर्भ में पढ़ सकें, ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ रहा है ये पढ़ सकें। तो जो भारत है, भारत का भी अपना केंद्र है यहाँ पर, मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री, ये 3 केंद्र यहाँ पर भारत के मौजूद हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है उसका नाम है जल मंडल। जल मंडल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ का जो अधिकांश भाग है वो आपको कलर में नीला दिख रहा होगा। तो ये नीला रंग रिप्रेजेंट करता है जल को, पानी को। पृथ्वी का 71% पानी से घिरा हुआ है, ये फैक्ट शायद आप पहले से जानते होंगे। लेकिन एक और जो बात है कि ये जल आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो अधिकांश भाग है 97% वो खारा पानी है, ठीक। और शेष जल जो बच जाता है वो हिम नदियों के रूप में, बर्फ की परतों के रूप में और भूमिगत जल के रूप में बाकी मौजूद है। यही कारण है कि ये जल से घिरा होने के बावजूद हमें क्या होता है, जल से संकट से जूझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलवण जल
जो पीने योग्य होता है उसकी मात्रा है काफी कम है। ठीक है, यही कारण हमें कहा जाता है कि जल को संरक्षण करना अति आवश्यक है। अब हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे महासागर के बारे में। ये जितने महासागर हैं ये क्या है, आपस में सब जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि ये अलग है, ये देख रहे हैं सारा एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। अब इसे हम बेहतर तरीके से समझते हैं। यहां पर आपको कितने महासागर दिखाई दे रहे हैं? आपको 5 महासागर दिखाई दे रहे होंगे। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक और पांचवा अंटार्कटिक महासागर। तो हम क्रमिक रूप से इसका अध्ययन करते हैं। पहला प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर, तो ये महासागर इन सभी में सबसे बड़ा है। और दूसरी बात, पृथ्वी के कुल क्षेत्र का कितना है? 1/3 यह अकेले कंटेन करता है। दूसरा, इसका जो आकार है वो वृत्तीय है, यानी आपको यहाँ पर ये अलग इधर दिखाई दे रहा होगा, ये अलग दिखाई दे रहा होगा। फिर आप सोच रहे कि ये गोल कैसे है, तो मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल देखिए। ये देखिए यहाँ है प्रशांत महासागर, ये आपको गोल दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये आपको वृत्तीय आकार का दिखाई दे रहा है। तो चपटा करने की वजह से ये दोनों सिरा आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। ठीक, अब इसे किनारे कौन कौन से महाद्वीप है वो हम देख लेते हैं। ये महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका और ये एशिया महाद्वीप के कुछ आपको दिखाई दे पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंतर्गत आता है। और पृथ्वी का जो सबसे गहरा गर्त है जिसका नाम है मेरियाना गर्त, कितना इसकी गहराई है? 11 किलोमीटर। ये कहाँ मौजूद है? प्रशांत महासागर में मौजूद है। तो हम पृथ्वी पर जितने भी स्थलखंड है, पर्वत है, उनकी अगर हमें ऊंचाइयां नापना होता है तो हम नापते हैं समुद्र के तल से। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूं, एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक, इसे नापा गया है समुद्र तल से। यदि कोई जिसकी गहराई ज्यादा हो, कोई स्थलखंड जो नीचे गहरा में रहता हो, वो बोलेगा कि नहीं इसकी ऊंचाई मेरे क्षेत्र से ज्यादा है। अब कोई व्यक्ति जो पठार पर रहता हो वो कहेगा कि इसका जो ये उसकी ऊंचाई है वो कम है। तब इन सब विवादों से बचने के लिए ये समुद्र तल का सहारा लिया गया है, क्योंकि समुद्र तल सभी जगह पर उनका ऊंचाई है वो एक समान है। ठीक, तो मेरियाना गर्त की जो गहराई नापी गई है वो समुद्र तल से ही नापी गई है। दूसरा अटलांटिक महासागर, यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला था प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर का जो आकृति है वो आपको एस के आकार में दिखाई दे रहा है। ये देख रहे होंगे, आप देख सकते हैं, ये आपको एस के आकार में दिखाई दे रहे होंगे। अब इनके किनारे कौन कौन महाद्वीप हैं मौजूद वो देख लीजिए आप। ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका का पश्चिमी साइड और ये यूरोप। इसे ये अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्तम महासागर है। इसके पीछे जो मुख्य वजह है, क्यों? यूएसए अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का मौजूद होना। अब इनके बीच जो व्यापार होता रहता है वो क्या करता है, इस अटलांटिक महासागर को सबसे व्यस्तम महासागर में परिवर्तित करता है। अब हम तीसरे महासागर का अध्ययन करने जाएंगे, उसका नाम है हिंद महासागर। अब इन ये 5 महासागरों में ये विशेष क्यों है? क्योंकि इस महासागर का नाम किसी एक देश के नाम पर रखा गया। कौन है वो? हमारा देश भारत हिंद महासागर के नाम से के लिए स्रोत के रूप में काम करता है। इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है हमारे देश के नाम पर। तो जो इसकी आकृति है वो है त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार। अब आप इसका किनारे महाद्वीप है वो पहचान सकते हैं। ये अफ्रीका का, ये ऑस्ट्रेलिया का और ये हमारा खुद का देश और एशिया महाद्वीप है।
अगला हमारा जो दक्षिणी महासागर और अंटार्कटिक महासागर, यह आपको पूर्णतः उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई दे रहा होगा। तो जो इसका विस्तार है, अब आपको लग रहा होगा कि इसका विस्तार कहां तक है, सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो यह 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका फैलाव रहता है। कहां से? ध्रुव बिंदु से, यहां से। ठीक है। अब हमारा अगला महासागर आर्कटिक महासागर, यह महासागर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्षेत्र आपका, यह है उत्तरी ध्रुव वृत्त में घिरा हुआ, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त है, इसे घिरा हुआ है, इसके चारों ओर मौजूद है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। महासागरों की हमने जानकारी ले ली है। और हाँ, एक और बात, आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से छिछले जल संधि से जुड़ता है, जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला वायुमंडल है वो है वायुमंडल। तो वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक गैस की परतें होती हैं, जिसे कहा जाता है वायुमंडल। इसके अंतर्गत कौन कौन सी गैसें हैं, उनका कंपोजिशन क्या है, संगठन हम वो देखते हैं। 78% ऑक्सीजन, 21%, 1% में जो अदर गैसेज हैं, जिसमें CO2 हो गई, आर्गन हो गए, ये इनके अंतर्गत आते हैं। अब इस पे जो मौजूद वायु है, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सांस लेने में, क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। दूसरा, यह हमें बचाती है हानिकारक किरणें। किसकी हानिकारक किरणें? सूर्य की हानिकारक किरणों से। तो आपने सुना होगा ओजोन लेयर के बारे में, तो यह मौजूद होता है हमारे वायुमंडल की परतों में। ठीक है। अब इसका फैलाव कितना है? लगभग 1600 किलोमीटर में है। अब इससे क्या, वायुमंडल को तापमान के और ऊंचाई के और अन्य घटकों के आधार पर इसे कितने मंडल में बांटा गया? 5 मंडल। आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा अयन मंडल और पांचवा परिमंडल। एक्सोस्फीयर इंग्लिश में बता देता हूं मैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयोनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। इसका जो रेंज है वो भी आप देख रहे होंगे। पहला 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक आता है ट्रोपोस्फीयर के अंतर्गत। दूसरा 12 से 50 किलोमीटर के अंतर्गत आता है समताप मंडल। यही वो मंडल है, यही वो परत है जिसमें हमारा ओजोन लेयर मौजूद होता है, जो हमें हानिकारक किरणों से बचाता है, पृथ्वी के, सूर्य की हानिकारक किरणों से। अब आप पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यानी अपनी ऊंचाई बढ़ाते चले जाएंगे ऊंचाई की ओर, तो आपको दिखाई देगा वायु के घनत्व में कमी आती चली जाएगी। यही कारण है कि जब पर्वतारोही ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें सांस लेने के लिए सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। अब ये वायु की जो परतें हैं, जैसे ये पृथ्वी है, ये हो गई वायु की परतें, तो ये क्या करती हैं? पृथ्वी की सतह पर दबाव लगाती है, दाब लगाती है। तो कोई एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां वायु की परतें पतली होंगी, और कोई एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां वायु की परतें मोटी होंगी। तो ऐसे में जहां उच्च घनत्व होगा वहां से निम्न दाब, जहां निम्न घनत्व होगा उसकी ओर वायु का प्रवाह होता है, जिसे कहा जाता है, उस गतिशील पवन को वायु को नाम दिया जाता है पवन का। अब हमारा जो अगला मंडल है, महत्वपूर्ण मंडल, उसका नाम है जीव मंडल। इस जीव मंडल में एक छोटे बैक्टीरिया से लेकर एक
बड़ा सा हाथी हो गया, ब्लू व्हेल है, सब मौजूद है और सभी जीवित प्राणी इसी के अंतर्गत आते हैं। तब इन जीवित प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है, पहला पादप जगत और दूसरा प्राणी जगत। एक बात हम जो यहां देखते हैं कि सभी जितने भी मंडल हैं, चाहे वो भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि एक पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है तो उसका जो प्रभाव है वो दूसरे पर भी स्थापित होता चला जाता है। जैसे यदि वायु में प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषित होती है, तो उसका जीवमंडल पर सीधा प्रभाव पड़ता है और यहाँ जो मौजूद जीव हैं उनको सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अधिकांश जीवों की मृत्यु हो सकती है। तो ये जीवमंडल सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।